स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे हेनरी लॉ के बारे में। ये हमारा सॉल्यूशन चैप्टर का चैप्टर 3 है। हेनरी लॉ का जो आविष्कार किया है, हेनरी देने वाले साइंटिस्ट का नाम था विलियम हेनरी। अपने नाम से इन्होंने दिया है हेनरी लॉ 1803 ईस्वी में। आइए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैंने एक कंटेनर लिया है, आप यहाँ फिगर में देख सकते हैं, फिगर 1 और ये फिगर 2 है। मैंने यहाँ लिक्विड भर रखा है और यहाँ पे गैस मॉलिक्यूल्स है। अब होता क्या है कि ये जो गैस मॉलिक्यूल्स है, इसके ऊपर मैंने एक वेट रखा यहाँ पे। अब आप क्या देखते हो कि लिक्विड सतह जो सरफेस है उसके ऊपर में गैस मॉलिक्यूल्स जहाँ तहाँ हैं। मीन्स गैस मॉलिक्यूल्स ये लिक्विड में पूरा डिज़ोल्व नहीं हो रहा है। पहली बात यहाँ समझेंगे। अब फिगर नेक्स्ट में देखेंगे मैंने क्या क्या कि वेट को मैंने बढ़ा दिया। वेट W1, W2, W3 मैंने यहाँ पे वेट रखा। जैसे वेट हम रखेंगे तो गैस मॉलिक्यूल्स का जो प्रेशर है ये नीचे में जाएगा। मान लो ये पिस्टन है, जैसे जब नीचे दबेगा तो गैस का एरिया देखिए कितना घट गया, यहाँ बड़ा था यहाँ छोटा हो गया। जिसके चलते क्या है कि ये जो सरफेस है लिक्विड का सरफेस है, याद रखना है कि लिक्विड के सरफेस से जितना गैस टच करेगा उस लिक्विड में गैस का सोल्युबिलिटी उतना बढ़ेगा। मतलब गैस का सोल्युबिलिटी इस लिक्विड में यहाँ कम है और यहाँ क्या है, ज़्यादा है। ये बात मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। अब याद रखना कि कौन कौन सा गैसेस ज़्यादा सॉल्युबल है और कौन कौन सा गैसेस कम सॉल्युबल है। लेस सॉल्युबल गैस हमारे पास है H2, O2, N2, हीलियम है, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडन। ये सब लेस सॉल्युबल गैस कहलाएगा। मोर सॉल्युबल गैस है NH3, HCl, CO2, SO2, SO3, NO2। ढेर सारे गैसेस होते हैं। याद रखेंगे हम लोग कि ये जो हमारे पास हीलियम है ये सबसे कम सॉल्युबल होता है, लीस्ट सॉल्युबल। और यहाँ अमोनिया जो है ये मोस्ट सॉल्युबल गैस है। अच्छा, उठा क्वेश्चन यहाँ पे कि सर ये मोर सॉल्युबल गैस कैसे जानेंगे। तो याद रखना है कि मोर सॉल्युबल गैस जो होगा कि गैस ये वाटर के साथ में एक नया कंपाउंड बनाएगा। जो कंपाउंड, याद रखना है कि जो गैस वाटर के साथ में मिक्स होकर के एक नया कंपाउंड बनाता है, एक नया कंपाउंड बनाएगा, तो वो कहलाता है सॉल्युबल गैस। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल मैंने अमोनिया लिखा है और वाटर मिलके NH4OH, SO3 H2O मिलके H2SO4, CO2 प्लस H2O गिव्स H2CO3। तो मैंने इस बात को साफ साफ कह रखा कि जो गैस वाटर के साथ में मिलकर के कंपाउंड बनाएगा वो गैस क्या कहलाएंगे, सॉल्युबल गैस कहलाएंगे। आइए स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करते हैं हेनरी लॉ के बारे में। हेनरी लॉ को हम समझेंगे दो तरीके से। फर्स्ट स्टेटमेंट हम लोगों का क्या है कि हेनरी कहता है कि द मास ऑफ अ गैस डिजॉल्व्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट एट अ गिवन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस इन इक्विलिब्रियम विद द सॉल्यूशन। चलो यहाँ पे काम करते हैं। M मान लेते हैं कि ये मास ऑफ अ गैस है जो कि डिसॉल्व हो रहा है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस चीज़ के हो जाएंगे, प्रेशर के। आपको मालूम होगा कि हम जब प्रोपोर्शनलिटी को जब हम हटाते हैं तो कोई भी कांस्टेंट यहाँ लगा दिया, मान लो K नाम का, तो K कांस्टेंट कहलाता है, जिसके को हम कहते हैं कि यह प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। और याद रखना है कि ये जो K होता है ये डिपेंड करता है किस चीज़ों पे, टेम्परेचर पे, नेचर ऑफ गैस पे, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे और
प्रेशर पे डिपेंड करता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट था। अब आप आइए, अब हम एक काम करते हैं, लेकिन एग्जाम में जब भी आपका आएगा स्टेटमेंट तो आपको सेकंड वाला ही लिखना है जो मैं बता रहा हूँ आपको। सेकंड में करेंगे क्या, हम इस्तेमाल करेंगे इफ़ यू यूज मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन। मोल फ्रैक्शन का इस्तेमाल करेंगे। मोल फ्रैक्शन का इस्तेमाल कैसे करेंगे इसको जानने के लिए हम आपको ये बता दें आपको, जैसे कि मान लिया जाए कि ये देखो मैंने यहाँ पे एक सॉल्यूशन लिया है, ये ए से बना है और ये बी से बना है। जब ये ए और बी से बना है तो ए कितना परसेंट है और बी कितना परसेंट है, तो ए अब यहाँ दोनों का सम क्या हो जाएगा, ए प्लस बी। अब मैं चाहता हूँ इसका मोल फ्रैक्शन पता करना। आपने 11th में पढ़ा ही होगा कि मोल फ्रैक्शन अगर ए निकालनी है, जितना मोल ए का होगा उसको हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देंगे तो ए का निकल जाएगा। उसी तरीके से बी का निकालना चाहते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालना चाहते हैं, तो कितना मोल्स बी का है उसको हम सॉल्यूशन के मोल से डिवाइड कर देंगे बी, और दोनों का सम एक्स ए प्लस एक्स बी ये कितना होते हैं, ये 1 होता है। आइए हम डिस्कस करते हैं कि हेनरी क्या कहना चाह रहा है। हेनरी का कहना है कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ओवर द सॉल्यूशन। आप इस चीज़ को रट जाओ स्टूडेंट्स, इसको याद कर लेना है। ये बहुत ही बेहतरीन डेफिनेशन है, क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछेगा कि हेनरी लॉ क्या है, तो बस आपको यहाँ से यहाँ तक लिख देना है। जो भी बोर्ड हो, स्टेट लेवल का बोर्ड हो आपका या आपका सीबीएसई बोर्ड, जो भी बोर्ड रहेंगे आपको इसको जरूरी है लिखना। आइए, मोल फ्रैक्शन को हम लोग x से दिखलाते हैं, x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p। अब यहाँ जैसे मैंने पहले बताया था कि x इज इक्वल टू, हमने यहाँ पे k डैश इंटू पी लिख दिया। अच्छा, मैंने k डैश क्यों लिखा याद होगा, इसके पहले जो कांस्टेंट था मैंने k माना था, अब यहाँ पे k डैश मैं मान ले रहा हूँ, ठीक है। अब इसको उल्टा लिखो, k डैश इंटू पी इज इक्वल टू एक्स, तो p इज इक्वल टू क्या कह देंगे, ये नीचे जाएगा 1 बाई के डैश इंटू एक्स। याद रखना कि 1 बाई के डैश जो मैंने लिखा है ये, इसको मैं क्या मान लेता हूँ, के एच। ये के एच किसके बदले लिखे थे, 1 बाई के डैश बराबर लिखे थे के, जहाँ पे के एच को कहेंगे हम लोग हेनरीज लॉ कांस्टेंट। तो आपका ये डेफिनेशन हो गया और ये उसका फॉर्मूला हो गया। इसी फॉर्मूले से P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स से हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे, याद रखना। आइए अब इसका हम लोग ग्राफ देखते हैं कि ग्राफ कैसा बनेगा। x कितना गैस डिजॉल्व हो रहा है, वो वेरी करता है प्रेशर पे, ये दोनों का स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा इस तरह से, पासिंग थ्रू द ओरिजिन यहाँ से। नाउ अब इसका देखते हैं कैरेक्टर क्या है। तो याद रखना है कि द यूनिट ऑफ हेनरीज लॉ कांस्टेंट आर सेम एज दोज ऑफ प्रेशर। मतलब साफ है, यहाँ पे आप क्या देखते हो, आपको मालूम है कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि P इज इक्वल टू, आपने खुद देखा है कि P इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स। एक्स मोल फ्रैक्शन का यूनिट तो नहीं होता, मालूम है आपको। तो आप कहाँ पाओगे कि P इज इक्वल टू के एच, मीन्स जो प्रेशर का यूनिट होगा वही किसका यूनिट होगा, हेनरी लॉ कांस्टेंट का। ये दिखाने का मेरा मतलब क्या है कि x जो मेरा मोल फ्रैक्शन है ये क्या है, यूनिट लेस है। तो प्रेशर को किस में दिखाएंगे हम लोग, टॉर में या तो केल्विन बार में, और भी डिफरेंट होते हैं, तो टॉर या केल्विन बार ये दिए रहेंगे। अच्छा, याद रखना है क्योंकि गैस तो का सोल्यूबिलिटी तो अलग अलग होता है, तो गैस का जो सोल्यूबिलिटी जब अलग अलग होता है तो के एच का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। मैंने साफ साफ लिखा है कि डिफरेंट गैसेस हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ हेनरीज लॉ कांस्टेंट। अलग अलग गैस का अलग अलग वैल्यू होगा। और एक बात और याद रखना है स्टूडेंट्स
कि जिस गैस का हेनरी लॉ कांस्टेंट का वैल्यू अगर कम होगा तो उस गैस का सॉल्युबिलिटी लिक्विड में क्या होगा, अधिक होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। यानी हेनरी लॉ कांस्टेंट जो होता है वह सॉल्युबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस बात को समझने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं आपके साथ। आइए एग्जाम्पल, मान लो क्वेश्चन दिया है कि विच गैस इज मोर सॉल्युबल इन लिक्विड। मेरे पास 4 गैसेस हैं, मान लेते हैं ए, बी, सी और डी। इस ए का हेनरी लॉ कांस्टेंट का वैल्यू है 2.5, बी का 1.2, सी का मान लो 5.4, डी का 4.2। आपने चीज अभी तुरंत सीखा है, यहां मैंने क्या बताया है कि जिस गैस का KH का वैल्यू कम उस गैस का सॉल्युबिलिटी अधिक। अब आप यहां फैसला कर लो कि इस ABCD में किस गैस का KH का वैल्यू सबसे कम है, तो आप क्या कहेंगे, बी। तो विच गैस इज मोर सॉल्युबल इन लिक्विड, तो आंसर में क्या आ जाएगा, बी। अच्छा, बी सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा, इसके बाद कौन आता है, ए के बाद कौन आएगा, डी के बाद कौन आएगा, सी। तो स्टूडेंट्स, ये हम लोगों का हेनरी लॉ था। हेनरी लॉ के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। आपको मैंने नोट्स हेनरी लॉ का दे दिया है, आप नोट से भी देख के लिख सकते हो, बुक से भी लिख सकते हो। ये जो मैंने पढ़ाया अभी, आप इसको हमारा वीडियो को पॉज करके रोक करके इन चीज़ों को भी लिख सकते हो, जैसी आपकी इच्छा है वैसे। अगर समझ में नहीं आएगा तो आप मुझे व्हाट्सअप कर देना ताकि मैं उसको दोबारा फिर से बता पाऊँ।